ठीक है। आज इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। उसमें जो टॉपिक है वो भारतीय मानसून की प्रकृति। क्या है? भारतीय मानसून की प्रकृति। भारतीय मानसून की प्रकृति जब हम पढ़ रहे होंगे तो एक डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। मैं पहले उस डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, मैं बना के दे देता हूँ, आपने उसको समझना है। ठीक है, साथ साथ मेरे बनाते रहिए। कोशिश करूंगा मैं बड़ा बनाने की। बिना फिजिकल ज्योग्राफी के जब आप क्या करते हैं, जब तक आप फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ते सीधे भारत के भूगोल में कूदते हैं, थोड़ा दिक्कत होगी। अब जिन बच्चों ने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी हुई उनको आसानी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई उनके लिए डायग्राम बनाना पड़ रहा है। ये अर्थ है हमारी। ठीक है, इसमें आपने साथ साथ बनाइए मेरे। 0 डिग्री इक्वेटर, 5 डिग्री, 5 डिग्री, 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। हिंदी में लिख सकते हैं आप क्या? उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। फिर एक यहां पर बनाइए 30 डिग्री, 35 डिग्री। 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड। राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है? सीधा बन रहा है ये। ऐसे ही 30 से 35। यहाँ पे साउथ साउथ लैटिट्यूड लिखिए। साउथ लैटिट्यूड। फिर यहाँ पे आइए 60 से 65। 60 डिग्री, 65 डिग्री। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एब्रीवेट फॉर्म में। नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड, और यहाँ पे भी 60 से 65 डिग्री। साउथ लैटिट्यूड, साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, और ये हो गए क्या? पोल्स। ये क्या हो गए? आपके हो गए पोल्स। इतना समझ में आ गया? वही रहने दो। इतना समझ में आ गया? इसको लिखना है आपने भूमध्य सागरीय निम्न वायुदाब की पेटी। बीच वाला 5 से 5 के बीच में जो है उसको बोल रहे हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या बोल रहे हैं? मैं एब्रीविएट में लिख रहा हूं, आप कृपया पूरा पूरा लिखें क्योंकि हौच पौच हो जाएगा नहीं तो यहां पर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। हिंदी में लिखना है भूमध्य रेखीय, मैंने भूमध्य सागरीय तो नहीं बोला, हाँ, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी लिखिए। साथ साथ लिखिए भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, या मैं ही लिखूं? भूमध्य रेखीय, ये भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, या इंग्लिश में लिखना है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये लो प्रेशर वाला क्षेत्र है। इसको साथ में लिखना डोलड्रम। शांत क्षेत्र है, इसको डोलड्रम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोलड्रम कहा जाता है। ये टेढ़ा हो गया क्या? ठीक है, टेढ़ा लग रहा है? तो टेढ़ा मेढ़ा सब दिख रहा है।
है ना। इसको लिखना है आपने, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये वाली हाई प्रेशर बेल्ट है। इसका नाम लिखना है आपने उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी। इस वाली को उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी, इसको भी ऐसे लिखना है आपने, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी। बाहर की तरफ लिखेगा वरना यहां अंदर हौच पौच हो जाएगा। बाहर की तरफ लिखेगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी। उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये वाली जो बेल्ट है इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये थी आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये भी है आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी ऊपर भी लिखना है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी नीचे भी लिखना है। हो गया। फिर उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी, यहां पे लिखना आपने उपध्रुवीय बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर बेल्ट, इसमें भी लिखना आपने सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। लिख पा रहे हो इतनी जल्दी? लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसको सीधा कर दूं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, नजदीक से नहीं बन पाता ना ज्यादा अच्छा डायग्राम। तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी, यानी यहां पर भी लो प्रेशर है, यहां पर भी लो प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर है। हो गया। फिर इसमें लिखना ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी, यानी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इसको भी लिखना है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। हो गया। इसको लिखना है आपने हॉर्स लैटिट्यूड। इस वाले को लिखिए हॉर्स, स्पेलिंग, हॉर्स की स्पेलिंग HOLATITUDE, हॉर्स लैटिट्यूड। इसको भी लिखिए हॉर्स, मैं शॉर्ट में लिख दूं, एब्रीवेट लिख दूं, पूरा पूरा लिख देंगे आप? ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, ये समझ में आ गया? आ गया। ये यहां पे आपने लिख दिया उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी, ये लिख दिया पूरा। उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और आपने बोला प्रेशर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये पता चल गया किन किन पेटियों में लो प्रेशर, किन में हाई प्रेशर, लो प्रेशर। फिर आपने लिखना है इनमें से कुछ पेटियां तापजन्य हैं, मतलब टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, लो प्रेशर बन रहा है। क्या बन रहा है? जैसे ये वाली पेटी तापजन्य है। कौन सी? इधर से लिख देता हूं मैं, समस्या यही है, हौच पौच हो जाता है ना उसमें, अगर एक जगह लिख देंगे हम तो हौच पौच हो जाएगा। इधर लिखना आपने तापजन्य। ये पेटी कैसी है? तापजन्य, मतलब टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर बन रहा है। क्या बन रहा है? टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर बन रहा है। ये भी तापजन्य है, ये दो पेटियां क्या है? तापजन्य। तापजन्य को देख लीजिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कम है इसलिए हाई प्रेशर बेल्ट बन रहा है। बाकी ये पेटी जो है
यहां पे लो प्रेशर क्यों बना, यहां पे लिखना आपने गतिजन्य। क्या लिखना है? गतिजन्य। ये गतिजन्य पेटी है, ये पेटी भी क्या है? गतिजन्य है। हाँ जी, हाँ, थर्मोजेनिक। और गतिजन्य के लिए ये भी गतिजन्य है। गतिजन्य के लिए इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं? लिख दिया। अब इसका मतलब समझाऊंगा कि क्यों बोल रहे हैं इसको ऐसा। गतिजन्य भाई, गति के कारण हो रहा है पृथ्वी। फिर आपने क्या करना है, एक ऐसे एरो बनाना है, आपने बोलना है अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। कहां घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। और वेस्ट टू ईस्ट घूमने के कारण, हाँ, डायनेमिक बेल्ट। डायनेमिक, ठीक। इतना समझ में आ गया? ठीक है। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। कहां चलती हैं? मतलब हवाओं को क्या इतना कवर हो पा रहा है यहां तक? हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, ये नियम है। दिख रहा है? मतलब हवाओं को ऐसे चलना चाहिए था। कैसे? ऐसे। अगर हाई प्रेशर की बेल्ट है और लो प्रेशर की बेल्ट है तो हवाएं कहां से कहां चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। लेकिन हो क्या रहा कि अर्थ क्योंकि क्या है आपकी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, इसलिए ये क्या हो रही है कि ये इस तरफ को मुड़ जा रही है। किस तरफ को? ये समझ में आ गया भाई? हवा ने ऐसे चलना था, हवा ने ऐसे चलना था, लेकिन क्या हुआ कि ऐसे घूम रही है अर्थ, तो वो हवाएं जो ऐसे चलनी थी वो कैसे हो गई? ऐसे हो गई। इतना समझ में आ गया? तो आपने क्या करना है कि एरो बनाने हैं ऐसे। भीष्म पितामह वाणों की सैया पे जैसे सोए थे ना, उसी तरह के एरो बनाइए। बना दिए? ऐसे ही यहां पे भी बनाने हैं आपने। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो काफी कुछ समझ में आ जाएगा आपके। ये डायग्राम समझ में नहीं आया तो फिर तो काला अक्षर भैंस बराबर। अब इसमें नियम भी पढ़ने, वो फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा कि बोलते हैं कि भाई उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं हवाएं। कहा? ये नियम है। ये किसका नियम है? फेरल का। फेरल का नियम है कि जिस तरह मतलब अगर हवाएं ऐसे चल रही हैं तो उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे अपनी दाहिनी ओर मुड़ेंगी। कहां मुड़ेंगी? दाहिनी ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ेंगी। कहां मुड़ेंगी? बाईं ओर। इतना समझ में आ गया? अब फिर बोल रहा हूं मैं कि हाई प्रेशर से माना यहां पे लो प्रेशर है, हवा ने ऐसे चलना था। कैसे चलना था? ऐसे चलना था। अब किस तरफ जाएगी? हवा इस तरफ को चल जाएगी। किस तरफ को चल जाएगी? फिर आपने एरो बनाने हैं। ये दिख रहा है? अब जो आज नहीं मौजूद हैं क्लास में, उनका ये कंसेप्ट कभी भी क्या नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि क्लियर हो सकता है वीडियो देख के हो जाए। हाँ जी, क्या चीज? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अर्थ घूम रही है। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। मन को ले जाओ वहां पर कि हवा ने जाना था ऐसे। कैसे? ऐसे। और चली गई कहां? इधर को। समझ में आया? ले जाओ, मन को ले जाओ। मैंने नियम बता दिया आपको कि उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में। ये आप क्योंकि जब लोग कंफ्यूज हुए ना तभी तो उसने नियम दिया फेरल ने।
उसने कहा उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। जाना ऐसे था लेकिन किस तरफ मुड़ गई, इस तरफ को। मन को ले जाओ वहां पर, तब जाके समझ में आएगा। मैं मतलब आपको इस स्थान पर ले जाकर नहीं बता सकता कि कैसे, आप खुद देखिए कि वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। अगर इसने यहां जाना था, हवा इस तरफ को चलनी थी, इस तरफ को क्यों मुड़ी। ऐसे ही आपने क्या करना है, यहां पे फिर एरो बनाने हैं, बना दिए, ये ऐसे बनाने हैं और यहां पे ऐसे एरो बनाने हैं। भाई नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, फेरल के नियम का। दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर जा रही है, जा रही है। अब इन तीरों के नाम लिखने हैं आपने। क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है आपने ट्रेड विंड्स। क्या लिखना है, ट्रेड विंड्स। इसका नाम भी लिखना ट्रेड विंड्स। क्या लिखना है, हिंदी में लिखना आपने व्यापारिक पवने। क्या लिखना है, व्यापारिक पवने। इसका नाम लिखना है आपने पछुआ पवने, वेस्टर्लीज। क्या लिखना है, वेस्टर्लीज, पछुआ पवने। और इसका नाम लिखना है पोलर विंड्स। क्या लिखना है भाई, एब्रीवेट में मत लिखना, कुछ समय बाद पता नहीं चलेगा आपको पीडब्ल्यू क्या होता है। पोलर विंड्स, पोलर विंड्स पूरा लिखना आपने। पोलर विंड्स। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। मॉनसून क्या होता है, मॉनसून ये वाली हवाएं होती हैं। क्या होती हैं, जब भी आपसे पूछेगा कि मॉनसून की जो हवाएं हैं, मतलब मॉनसूनी जो हवाएं हैं वो जनरेट पैदा कैसे होती है, आपने बोलना है ये वाली। अब मैं अगर इस एरो को पहले इधर देख लीजिए, ये एक एरो है, दिख रहा है, इसमें आप क्या करो, एक ऐसे खींचो। क्या करो, दिख रहा है, इधर ईस्ट लिख दो, इधर वेस्ट लिख दो, इधर नॉर्थ लिख दो, इधर साउथ लिख दो। लिख दिया, इधर साउथ ईस्ट लिख दो। क्या लिखो, और हवाओं का नाम हमेशा क्या होता है, क्या होता है, जहां से वो चलती हैं वो नाम होता है। इन हवाओं का नाम क्या है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इसका नाम क्या है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। नाम लिखिए इनका, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और ऊपर वाली का नाम क्या है, अगर इसका आकार ऐसा है और इसको ऐसे कर दूं मैं, इधर ईस्ट लिखूं, इधर वेस्ट लिखूं, इधर नॉर्थ लिखूं, इधर साउथ लिखूं, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये वाली ट्रेड विंड्स जो हो गई, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो गई। और ये वाली जो हो गई, ये कौन सी हो गई, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो गई। भाई इसी पे पकड़ बनानी है। जब आप मेंस का आंसर भी लिख रहे होते हैं, अगर आपने इन पे पकड़ बना ली तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए बहुत ज्यादा। अब साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में ही फंस गए तो तब फिर तो दिक्कत है। तो कुछ याद भी करना पड़ता है, कुछ देखना भी पड़ता है। इतना टाइम नहीं होता कि वहां हम बार बार क्या करें, हर विंड पर क्या करें। अब जैसे ये वाली विंड है, फिर इस पे क्या बनाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसका नाम क्या हो गया, साउथ वेस्ट। इसका नाम क्या हो गया, साउथ वेस्ट। हाँ क्यों भाई, ये वाला साउथ वेस्ट होगा इसका नाम, पछुआ पवने है ना इसका नाम। पर ये जो विंड चल रही है कहां से चल रही है, साउथ वेस्ट से चल रही है। साउथ वेस्ट से चल रही है ना, तो इसको मैं अलग से कंसीडर कर रहा हूं, साउथ वेस्ट। और अगर मैं इसको बोल रहा हूं, ये वाली जो है, जगह नहीं बची भाई, अब हृदय में जगह होनी चाहिए बस। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट। ये वाली जो वेस्टर्लीज है, वो कौन सी वेस्टर्लीज है, नॉर्थ वेस्ट। किसमें फंसता है आदमी, डायरेक्शंस में तो फंसता है, डायरेक्शन याद ही नहीं होती। तो क्या करा, अगर डायग्राम बना दिया आपने तो आपके समझ में आ जाएगा। एक बार बना के रख दो, जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है वहां पे, इतने टाइम नहीं होता। ठीक है, जल्दी जल्दी बना दिया, उसके बाद तब लिखने के लिए आसानी हो जाती है। ऐसे ही ये पोलर विंड्स हैं। पोलर विंड्स को फिर दोबारा मैं बोल रहा हूं कि वो ऐसे में आ रही, तो कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट पोलर विंड्स हो गई। कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट पोलर विंड्स। और इधर कौन सी हो गई, साउथ ईस्ट पोलर विंड्स। कौन सी हो गई,
साउथ ईस्ट पोलर विंड्स। ये समझ में आ गया। अब परसों मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कब चमकता है, पूछा था। फिर मैंने पूछा था 0 डिग्री इक्वेटर पर 2 बार, क्योंकि आते हुए और जाते हुए सूरज नहीं आता है। फिर बता दूं, कहीं आप ये सोचें कि सूरज आ रहा है, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, सूरज का चक्कर लगा रही है, सूर्य का प्रकाश 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है वो बस ऐसे ही बनाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। जब सूर्य का किरणें ऊपर की तरफ होती तो हम बोलते हैं उत्तरायण हो रखा है सूरज, और जब हम नीचे की तरफ जा रही होती सूर्य किरण तब हम बोलते हैं दक्षिणायन हो रखा है। ये बता रखा है, ठीक है। अब फिर मैंने पूछा था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर कब चमकता है, तो डेट याद है, बताओ तो कौन कौन सी डेट है। अब जगह तो बची नहीं यहां पर मैं एक छोटा सा मैप बनाकर क्या करता हूं, एक बार फिर समझा देता हूं। एक बार फिर समझा देता हूं आपको कि थोड़ा बड़ी बनानी पड़ेगी ना अर्थ। भाई जहां पे भी समझ में नहीं आएगा पूछ लेना, वीडियो देखने वाले बच्चों को भी वहीं पे समझ में नहीं आएगा जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये 0 डिग्री इक्वेटर है। अब ये 30-35 को नहीं ले रहा हूं मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ले रहा हूं। किसको ले रहा हूं? कैंसर 23.5 डिग्री पे होती है नॉर्थ लैटिट्यूड। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्या है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ, हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं मकर रेखा, कर्क वाहिनी। ऐसे पूछ रहा हूं मैं, कर्क मतलब कैंसर, कर्क मतलब, अरे कैंसर तो है पर जीव में पूछ रहा हूं मैं, जीव में। केकड़े कहां पाए जाते हैं? यमुना में, इसलिए बोलते हैं कर्क वाहिनी यमुना, और मकर वाहिनी गंगा। मगरमच्छ कहां पाए जाते हैं? गंगा में, है ना। बता रहा हूं कि ये और जगह भी सुना है आपने, मकर वाहिनी गंगा, कर्क वाहिनी यमुना, ये सुना नहीं, सॉरी कूर्म वाहिनी यमुना, भाई कर्क वाहिनी नहीं। कछुए पाए जाते हैं यमुना में, केकड़े नहीं होते होंगे, केकड़े भी। कूर्म वाहिनी यमुना, कर्क हो गया क्या केकड़ा, और ये हो गया क्या। चलो अब आपने डेट बतानी मुझे, ये कौन सी डेट है? 21 जून। ये कौन सी डेट है? 2 डेट बताओ। 0 डिग्री इक्वेटर पर 21 मार्च, 23 सितंबर लिखा हुआ दिख रहा है आपको? लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये कौन सी डेट है? 22 दिसंबर, ठीक है। मैंने कहा सूर्य के, भाई 90 डिग्री का एंगल ना सिर्फ यहां से लेकर यहीं तक पड़ता है सूर्य की किरणों का। 90 डिग्री का एंगल 21 जून को पड़ रहा है, हम कह रहे हैं सूर्य उत्तरायण हो गया। तो जब सूर्य उत्तरायण हो रहा होता है तो ये वाली जो बेल्ट है, कौन सी, डोलड्रम वाली, ये ऊपर खिसक जाती है। क्या होती है? ऊपर खिसक जाती है। मानसून पढ़ाने से पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहा कि ये जो हवाएं चलती हैं, इनको, ये हवाओं की उत्पत्ति होती कहां से है। तो मैंने कहा ITCZ जो कि 5 से 5 के बीच में था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं उसको, ITCZ 0 डिग्री इक्वेटर के पास था, 5 से 5 के पास या उससे आगे पीछे था। वो क्या हो गया, वो बेल्ट जो है वो खिसक गई ऊपर। कहां? सूर्य के उत्तरायण होने पर वो ऊपर खिसक जाती है, और सूर्य के दक्षिणायन होने पर वो नीचे खिसक जाती है। तो भाई आप क्या कर रहे थे, आप ये पढ़ रहे थे, इसमें थोड़ा छोटा बनाऊंगा मैं, 5 ये ITCZ छोटा बनाऊंगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और हमारी जो क्या थी, ये ऐसे जा रही थी ना, व्यापारिक पवनें ऐसे जा रही थी। अब क्या हुआ, ये माना खिसक गई। अब कैसे बताऊं, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, मैं खिसका दूं इसको ऊपर। पहले ऐसे थी, अब ये ऊपर खिसक गई। क्या हो गई? 0 डिग्री को यथावत रखना पड़ेगा मुझे, और आपको बताना पड़ेगा कि ये 0 डिग्री इक्वेटर था। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर गया आपका, और आपका कंसेप्ट खत्म।
आपका कंसेप्ट क्या, ये जो ITCZ था ये खिसक कर कहां चला गया, सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति में ऊपर चला गया। जब ऊपर चला गया तो व्यापारिक हवाओं ने भी क्या किया, उसका पीछा किया। भाई पहले वहां ITCZ तक जा रही थी, अब क्या हुआ, ऊपर चला गया तो व्यापारिक पवनें जो है वो और आगे तक गई। कौन सी व्यापारिक पवनें, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। कौन सी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये उधर चली गई। और इस पर वही नियम लागू हो गया कि उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, अपनी दाहिनी ओर। और ये रहा मेरा भारत। समझ में आया। और अब इसको क्या बोल रहे हैं, अब इसको बोल रहे हैं ईस्ट, फिर लगाओ, अगर आपकी समझ पा रहे होंगे तो वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इसको बोल रहे हैं हम साउथ वेस्ट मानसून। क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये हवाओं की उत्पत्ति हुई कहां से, फिर दोबारा बता देता हूं यहां पे, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो। मौसम विज्ञानी समझाएगा, ऐसे और कोई नहीं समझाएगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और इसका नाम क्या था, साउथ ईस्ट नाम था। दरअसल साउथ ईस्ट व्यापारिक पवनों ने 0 डिग्री इक्वेटर को पार कर दिया और अपने दाहिनी ओर क्या हो गई, मुड़ गई। और जब दाहिनी ओर मुड़ गई तो वही आगे चलकर क्या बनी, साउथ वेस्ट मानसून हवाएं बनी। क्या बनी, भाई इस कंसेप्ट को समझ लो। इतना सारा जो तामझाम था वो मैंने इसलिए किया, इस चीज को समझाने के लिए। क्लियर हो गया। अब जब आप बुक में पढ़ेंगे तो कुछ लोग ना क्या करते हैं, संशोधन कर रहे होते हैं उसमें, बुक में सही लिखा हुआ भाई, वो जब जैसे साउथ ईस्ट देखते हैं वो तो साउथ ईस्ट होती नहीं की, वो तो वहां पे तो ये साउथ वेस्ट होती है, वहां पे काट के वो क्या करते हैं, साउथ वेस्ट कर देते हैं। दरअसल मानसून की उत्पत्ति ये इन ट्रेड विंड्स की वजह से हो रही है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जब 0 डिग्री इक्वेटर को पार कर रही हैं ITCZ का पीछा करते हुए, तो जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर रही हैं अपने दाहिनी ओर क्या होती है, मुड़ जा रही हैं। इस कारण क्या हो रहा है, वो मानसून हवाओं का आविर्भाव हो रहा है, एक कारण ये भी है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब एक बार थोड़ा सा मैं और भी बता देता हूं क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे, और जब मैं बोल रहा होता हूं कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे तो मैं पिछले 10 सालों के नहीं बता रहा हूं। कब के बता रहा हूं मैंने आपको बताया कि अगर मैंने 1997 में अगर प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने पिछले 10 साल के क्या देखे, पेपर प्रैक्टिस की होगी मैंने उस समय 1997 में। तो मैंने कब तक के पेपर देखे, 1987 तक के पेपर देखे। तो 1987 से लेके और 2023 तक के जो क्वेश्चन मैंने देखे होंगे, या तो, और जब मैं यूपीएससी बोल रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आईएएस में देखे मैंने, वो असिस्टेंट कमांडेंट में देखे मैंने, वो मैंने सीडीएस में देखे मैंने, वो एनडीए में देखे मैंने, ठीक है। और अगर मैं अपनी प्रिपरेशन को और पीछे ले जाऊं तो मेरे ख्याल से 1994-95 के आसपास एनडीए का जब मैंने पेपर देखा तो मैं वहां से लेके चल रहा हूं पूरा, कि मैंने ऐसा देखा। वो मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन कहां से पूछा। लेवल बड़ा है, कंपटीशन बड़ा है तो लेवल भी बड़ा है, ठीक है। और जब मैं लोक सेवा आयोग बोल रहा हूं तो वो पीसीएस के पेपरों से संबंधित है। अब लोक सेवा आयोग तो ग्रुप सी के भी पेपर करा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं यहां से बोल रहा हूं कि लोक सेवा आयोग ने पूछा है, संघ लोक सेवा आयोग ने क्वेश्चन पूछा है। जो संघ लोक सेवा आयोग पहले कभी पूछता था उसको आज लोक सेवा आयोग क्या करता है, पूछता है। समझ में आ गया। मैंने देखा क्वेश्चन पूछा उसने, डोलड्रम किसे कहते हैं, तो 5 से 5 की बेल्ट को क्या कहते हैं, डोलड्रम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि शांत क्षेत्र है। कैसा है, शांत क्षेत्र है, हवाएं नहीं चलती हैं यहाँ पर, बिल्कुल शांत क्षेत्र है। वर्टिकल हॉरिजेंटल में हवाएं नहीं चलती हैं। वर्टिकल अगर हवाओं का कुछ वो होगा क्या, चलती भी हैं तो कैसे चलती हैं, ऊपर की ओर चलती हैं। कैसे चलती हैं, मतलब ऊपर की ओर चलती। अब क्यों चलती हैं इसको भी समझा देता हूं कि ये ऐसा क्यों बना लो प्रेशर बेल्ट, ये भी समझा देता हूं। फिर आप बोलोगे गति जन्य क्या, ताप जन्य क्या। भाई यहाँ पे टेम्परेचर लगभग वर्ष भर क्या होता है, ज्यादा होता है ना। तो यहाँ पे हवाएं क्या होती हैं, गर्म होती हैं, गर्म होकर ऊपर उठती हैं। क्या होती हैं, और जब भी हवाएं, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि
वायुमंडल ऊपर से गर्म नहीं होता है, ये सूरज है, सूरज ने अपनी किरणें जमीन पर डाली, जमीन गर्म हुई, जमीन से फिर पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण मतलब पृथ्वी जो गर्मी छोड़ रही है उससे उसके कांटेक्ट में जो एयर है वो गर्म हो रही है, वो गर्म होने से क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है। और जब हवा ऊपर उठ गई तो वहां पर क्या बन गया, जोन बन गया लो प्रेशर का। किसका बन गया, लो प्रेशर। इतना समझ में आ गया। जब लो प्रेशर का जोन बन गया तो लो प्रेशर में क्या, हवाएं क्षैतिज में नहीं चल रही हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं चल रही हैं, अगर चल रही हैं तो क्या हल्का फुल्का वर्टिकल में चल रही है। इतना समझ में आ गया। इस क्षेत्र में हवाएं ऊपर उठ रही हैं, वैसे भी क्या है कि इस तरफ से भी ट्रेड विंड आ रही है, इस तरफ से भी ट्रेड विंड आ रही है, ये भी तो ऊपर उठेंगी, ये भी समझो। हम बोलते हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास किस प्रकार की वर्षा होती है, आंसर होता है संवहनीय वर्षा। क्या बोलते हैं, संवहनीय वर्षा। अब हम क्या करते हैं, रट लेते हैं संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संवहनीय वर्षा का मतलब है कि जब हवाएं ऊपर उठी ना गर्म होकर, तो उसके साथ साथ क्या हुआ, आर्द्रता भी गई। आर्द्रता समझते हैं, ह्यूमिडिटी भी लेके गई वो हवाएं, और जैसे ही ऊपर गई कंडेंसेशन हुआ, बारिश हुई। 0 डिग्री इक्वेटर पर जालो आप, हमेशा क्या होता है 3 बजे तक भयंकर गर्मी होती है, 3 बजे के बाद इट रेन्स कैट एंड डॉग्स, मूसलाधार वर्षा होती है। इसीलिए बायोडायवर्सिटी पाई जाती है यहां पर, क्योंकि वृक्षों के लिए क्या है, 2 ही चीजें चाहिए होती है, पानी और धूप। एक पेड़ लंबा हुआ, दूसरा और लंबा हुआ, किसको लेने के लिए, सूर्य की रोशनी लेने के लिए। इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, कभी अमेजन के जंगलों में मौका मिले तो जाना, वहां देखना कि नीचे कुछ है ही नहीं, धूप पहुंचती नहीं है, इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, उनका दोहन करना बड़ा मुश्किल है। अब जब धूप नहीं है, कीचड़ है, जब नीचे क्या है, एनाकोंडा जैसे सांप है, छोटे सांप भी हैं, बड़े सांप भी हैं, पता नहीं क्या क्या है, बायोडायवर्सिटी जिसको बोलते हैं। तो 0 डिग्री इक्वेटर वाले वो बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र, मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं आपको, कहां से कहां, कहां तो सूरज पड़ रहा था, गर्मी हो रही थी, कहां फिर जमीन गर्म हुई, जमीन गर्म होने के कारण क्या हुआ, उसके कांटेक्ट में जो एयर है वो ऊपर उठ गई, ऊपर उठने से लो प्रेशर बन गया, लो प्रेशर की वजह से क्या हुआ, हाई प्रेशर से हवाएं चली, जिनको हमने व्यापारिक पवनें कहा। व्यापारिक पवनें क्यों कहा, कभी किसी जमाने में पाल वाले जहाज चला करते थे, देखा वो कैरेबियन का क्या था वो पिक्चर, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, उनके जहाज देखे होंगे, बड़े बड़े कपड़े लगे हुए हैं, उन कपड़ों पर टकराती थी हवाएं, जहाज की स्पीड तेज होती थी, इसलिए इनको व्यापारिक हवाएं कहा गया। समझ में आया। अब क्या होता है कि फिर मैंने कहा कि ट्रेड विंड से मिली, फिर ऊपर उठी, ऊपर उठने से क्या हुआ, आर्द्रता ग्रहण की उन्होंने ऊपर, क्योंकि वायुमंडल की विशेषता, ऊपर जाके टेम्परेचर कम होगा, वहां पे कंडेंसेशन होगा, दिन भर तो वो ऊपर जाती रहेंगी, 3 बजे के आसपास कंडेंसेशन होकर वो नीचे बरस जाएंगी। पर नीचे बरसेंगी तो पानी से फिर क्या होगा, तो बायोडायवर्सिटी होगी। क्या होगा, आया समझ में। थोड़ा सा भी इधर उधर मत करना दिमाग को, जो नए बच्चे उनको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी इतना बड़ा कंसेप्ट समझने में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि, और वीडियोस को बार बार देखना कृपया, जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार एक नया कंसेप्ट आपका क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं आया मैं कि 6 महीने समूह गौ की तैयारी की और मैं आ गया वीडियो के सामने, कई सालों की क्या तपस्या, उसके बाद में आपको पढ़ा रहा हूं। समझ में आया। अब फिर मैंने बोला भाई ये गतिजन्य बोला मैंने, दरअसल क्या हो रहा कि ये जो हवाएं उठी ना, ट्रेड विंड्स उठी, अब ये ऐसे करके यहां बैठेंगी, कहां, यहां से यहां बैठेंगी। फिर ग्लोब पे दिखाना पड़ेगा मुझे, हल्का सा समझने का प्रयास करो भाई। ये हवाएं, भाई ट्रेड विंड्स जा रही थी, कैसे जा रही थी, ऐसे, ऐसे है तीर इस तरफ है, और इसमें समझाना मुश्किल होता है ना, ऐसे में तीर है। अब ये दोनों ट्रेड विंड्स मिली, ये ऊपर उठी, कहां उठी, ऊपर। अब एक यहां, कुछ यहां बैठी, कुछ यहां बैठी, कुछ यहां बैठी। अब डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, देखो अब जगह तो है नहीं, मतलब ऐसे दिखाते हैं कि यहां से यहां और यहां से यहां। क्या हुई, मतलब यहां अगर वैसे देखें, 3 डायमेंशनल में देखें हम, मतलब उसे महसूस करने की कोशिश करो कि यहां से हवाएं उठी, ये सारी मिली, ये ऊपर उठी, इसका एक पार्ट यहां बैठा, इसका एक पार्ट यहां बैठा, तो क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया। क्या बन गया भाई, हवाएं जब बैठेंगी तो क्या बनेगा, हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी। और अगर आप और ज्यादा ध्यान दें तो
ये ऐसे चल रहा है क्रम, ऐसे कैसे, समझ में आ रहा है? और ये कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है। अब चलना वैसे ऐसे था लेकिन हो ऐसे गई। अब क्यों हो गई वो मैंने बता दिया आपको। मन को ले जाओ, अपने आप समझ में आ गया तीर टेढ़े क्यों हो गए। समझ में आया? तो ये भाई हायर लैटिट्यूड पर है। कैसा है? हायर लैटिट्यूड पर है। ठीक है, चलो मान लिया हमने कि यहां पर बैठी, इस वजह से क्या हो गया, क्या हो गया, यहां पे हाई प्रेशर की बेल्ट बन गई। अब फिर दोबारा क्या होता है, यहां पर तो बैठ गई, और यहां पर ऊपर वाले में अगर मैं देखूं तो इसमें कैसे चल रहा है, इसमें ऐसे प्रोसेस चल रही है, क्योंकि सिर्फ यहां वाली नहीं बैठ रही, यहां पर हवा, यहां पर ये वाली भी बैठ रही है। कौन सी? मन को लेके आओ। हम खाली जमीन पर देख रहे हैं, पर जमीन पर देख के मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ये पोलर विंड्स है, इधर से पोलर विंड्स आ रही है, इधर से भी आ रही है, ये भी तो ऊपर उठेंगी, तभी तो यहां पर लो प्रेशर बन रहा है। इसको हम गतिजन्य क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के इस एरिया में क्या होता है, लो प्रेशर तो बन ही नहीं सकता था। लो प्रेशर तो वहां पर बनेगा जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, हवा गर्म होगी, हवा गर्म होने से ऊपर उठेगी। यहां पे क्यों लो प्रेशर बन गया? तो हम बोलते हैं गतिजन्य पेटी है, क्योंकि यहां पर जो हवाएं हैं वो फैल जाती हैं। क्या होती हैं? पृथ्वी की आकृति कुछ इस प्रकार है जिसकी वजह से यहां पे हवाएं फैल जाती हैं। अब मैंने कहा यहां से हवा आई, पोलर विंड्स, ध्रुवीय हवा आई, यहां से ये वाली गई, वेस्टर्लीज गई, दोनों मिली, दोनों ऊपर उठी। जब दोनों ऊपर उठी और फैल गई तो यहां पर क्या हुआ, लो प्रेशर बना। क्या बना? लो प्रेशर बना। अब इसको कैसे दिखाते हैं हम? इसको देखो है, इसको ऐसे दिखाते हैं। कैसे? ये मतलब प्रोसेस चल रही है कैसे, ऐसे चल रही है, ऐसे। तो इसको कैसे दिखाएंगे, डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? इसने दिखा रखा है, ये देखो, ये बना रखे है इसने। जैसे ही मैं हाथ लगाता हूं वैसे ब्लर हो जाता है। ये बना रखे उसने डायग्राम में, दिख रहे हैं? एरो भी बना रखे होंगे इसमें। इन एरो को समझिए, कैसे बनाए इसने एरो, ऐसे में, यानी फिर ये ऐसे, हाँ, और ये कैसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये ठीक है। ये इधर को गया, ये इधर को आया, फिर ये इधर को गया, फिर इधर को। अगर ध्यान से आपने 7-8 बार 10 बार ये डायग्राम बना दिया और आपकी समझ में आ गया कि चल क्या रहा है, तो चल कुछ नहीं रहा है, प्रोसेस ऐसे चल रही। देखो है, ये गया और ये यहां से भी बैठी, इसलिए हाई प्रेशर बना। यहां से भी बैठी और यहां से भी बैठी, दो जगह की हवाएं बैठ रही हैं, इसलिए हाई प्रेशर बेल्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? फिर यहां पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे, कैसे, ऐसे, मतलब यहां की हवा उठकर फिर कहां जा रही है, इधर जा रही है। यहां की हवा उठकर कहां जा रही है, यहां जा रही है। इतना समझ में आ गया? अब घर में इसको घुमाते रहना, तब समझ में। अब ग्लोब अगर आपके पास है तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, कि 0 डिग्री इक्वेटर 5 से 5 वाले से हवाएं, मतलब वो दोनों ट्रेड विंड्स मिली, ऊपर उठी, एक यहां बैठी, एक पार्ट यहां बैठा। जहां पे बैठेंगी चीजें वहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर बनेगा। समझ में आया? अब आ जाए चैप्टर पे। ये अगर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। इसको मुझे दिखा दो, कहां पर है वो टॉपिक जो हमने पढ़ना है आज। भारतीय मानसून की प्रकृति। क्या? भारतीय मानसून की प्रकृति को समझने के लिए मैंने ये सारे डायग्राम बनाए। अगर अब आपके समझ में आ गया हवाएं कैसे चलती हैं तो काफी कुछ समझ में आएगा। मानसून की प्रवृत्ति को समझने के लिए उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं तथा उसकी उत्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन अनिवार्य है। यथा नंबर 1 भारतीय मानसून की उत्पत्ति, नंबर 2 वर्षावाही तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण, नंबर 3 मानसून में विच्छेद यानी ब्रेक इन द मानसून, और नंबर 4 मानसून का
निवर्तन, द रिट्रीट ऑफ द मानसून, लौटना मतलब, है ना, निवर्तन। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति वर्षावाही तंत्र तथा, अरे कहाँ की जल्दी है भाई, एक बार और पढ़ लेते उसको, ऊपर दिखाओ, ऊपर जो हेडिंग है, बड़ी जल्दी भागते हो। भारतीय मानसून की उत्पत्ति, वर्षावाही तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण। वितरण देखना हमने, मतलब कहाँ कहाँ पर होता है भारत में, कहीं बहुत ज्यादा हो रहा, 1000 से ऊपर हो रहा मेघालय वाली साइड में, कहीं पर जो राजस्थान वाली साइड है वहां पे बहुत कम हो रहा, लेह में बहुत सबसे कम वर्षा हो रही है ना, इस तरह का वितरण पढ़ना है। मानसून का विच्छेद, ब्रेक इन द मानसून, और मानसून का निवर्तन, ये 4 चीजें, 4 हेडिंग्स आपके मेंस के क्या होते हैं, शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इस तरह से पढ़िए इसको। आगे, अब आगे बढ़िए। भारतीय मानसून उत्पत्ति की संकल्पनाएं। भारत की जलवायु को मानसूनी कहा जाता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। गुस्सा कब आता है जब ये लोग पूछते हैं, इतना सारा कंसेप्ट समझने के बाद ये बोलते हैं मानसून किस भाषा का शब्द है। अरे भाई कुछ अंदर से पूछ लेते ना थोड़ा, मानसून किस भाषा का शब्द है से क्या मतलब है, हमें उसका कंसेप्ट पूछते, हमसे उसके डायग्राम पूछते, कुछ पूछते कि हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहते हैं, तो हॉर्स लैटिट्यूड 30 से 35 वाले को कहते हैं, है ना। डोलड्रम किसे कहते हैं, कुछ ऐसा पूछते डोलड्रम क्यों कहते हैं इसको, ये पूछते, है ना। लेकिन क्या है, मानसून किस भाषा का शब्द है, तब बड़ा गुस्सा आता है कि इतना पढ़ा और क्या पूछा इन्होंने, किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है भाई। और अरबी भाषा के शब्द मौसम से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका तात्पर्य हवाओं की दिशा में मौसम परिवर्तन से है। मौसम मतलब क्या होता है, हवाओं की दिशा में मौसम परिवर्तन से। मॉनसून सदैव नहीं चलता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है ना, आधे वर्ष में अलग होती है और आधे वर्ष में अलग होती है। चलो, इसके उत्पत्ति की संकल्पनाओं के विषय में पर्याप्त मतभेद हैं, अभी तक मतभेद है। अगर आप मेरे से पूछें क्या मानसून को हम सही से समझ पाए हैं, तो नहीं समझ पाए हैं उतना जितना, शोध अभी जारी है, अभी और कंसेप्ट निकल के आएंगे और लोग अपने अपनी थ्योरी देंगे, उसके बाद आपका ये बढ़ता जाएगा, आपको और पढ़ना पड़ेगा। जितना दिया है उतना पढ़ लो पहले। हेले जैसे मौसम विज्ञानियों का मत है कि इसकी उत्पत्ति तापमान में स्थानिक एवं कालिक विभिन्नताओं के कारण होती है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि मानसून की उत्पत्ति स्थानिक एवं कालिक विभिन्नताओं के कारण होती है, यह कथन किसका, मतलब ये विचारधारा किसकी है, आंसर हेले की है। कब दी उसने, 1686। शायद संसाधन नहीं थे, बिना संसाधनों के, ठीक है एक कारण हो सकता है, बट अपने हिसाब से 1686 में अगर इतनी बड़ी बात कर रहा है हेले, तो बहुत बड़ी बात है। हेले महोदय ने अगर इतनी बता दिया हमें, तो इतना काफी है कि स्थानिक और कालिक विभिन्नता, तापमान में स्थानिक एवं कालिक विभिन्नताओं के कारण होती है, आंसर हेले। फ्लॉन ने क्या कहा, जलवायुविद जो है मानसून की उत्पत्ति का कारण गतिक यानी डायनेमिक मानते हैं। मानसून की उत्पत्ति का कारण क्या मानते हैं, डायनेमिक। ये किसने माना, फ्लॉन महोदय ने माना, ठीक है। आगे, यथा तापीय संकल्पना, थर्मल कंसेप्ट, गतिक संकल्पना, डायनामिक कंसेप्ट। तापीय संकल्पना, थर्मल कंसेप्ट, 2 बार क्यों भाई, 3, अच्छा नहीं तो 3 नंबर क्यों डाला, हाँ पहला वाला आना चाहिए ना, 1 नंबर। तापीय संकल्पना समझा रहे हैं। तापीय संकल्पना के प्रतिपादक हेले थे, ठीक है, जिसके अनुसार मानसून की उत्पत्ति एकमात्र पृथ्वी के असमान संगठन, आगे बढ़िए, असमान संगठन अर्थात स्थल तथा जल के असमान विन्यास और उनके गर्म तथा ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण ही होती है। कल मैंने बताया था आपको, सागर समीर और स्थल समीर बताया था। एक छोटा सा कंसेप्ट, एक कारण मान सकते हैं आप कि भैया जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। जमीन जल्दी गर्म होगी तो क्या होगा, उसके कांटेक्ट में जो एयर होगी वो क्या होगी, ऊपर जाएगी, वहां पर लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा। पानी जो है वो देर में गर्म होता है, देर में ठंडा होता है ना। पानी देर में गर्म होता तो पानी अपेक्षाकृत जमीन की अपेक्षा क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, उसके ऊपर हाई प्रेशर का बना रहेगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगी,
ये तो एक दिन का कंसेप्ट हो गया। फिर पूरे साल भर का कंसेप्ट निकालेंगे तो हम बोलेंगे कि सूर्य उत्तरायण हुआ, वो भूभाग जो भारत वाला है वहां भयंकर गर्मी पड़ी क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, वहां से गर्मी पड़ी तो वो क्षेत्र क्या हो गया, वो लो प्रेशर का क्षेत्र बन गया। उसकी अपेक्षा हिंद महासागर में हाई प्रेशर का क्षेत्र बना रहा, हाई प्रेशर से फिर हवाएं चलनी शुरू हुई लो प्रेशर की तरफ, और क्या हो गया, मानसून का प्रस्फोट हो गया। ठीक है, उस जमाने के हिसाब से सही बताया उन्होंने। धीरे धीरे आगे आगे चलकर हम उसको क्या करेंगे और एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो गर्मियों में अधिक सूर्यतप के कारण स्थलीय भाग सागरों की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है, और जब स्थलीय भाग अधिक गर्म होगा तो मैंने आपको बताया क्या बनेगा, लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा। क्या बनेगा, लो प्रेशर, न्यून दाब का क्षेत्र हो जाते हैं, तथा सागरीय भागों में स्थल की ओर, सागरीय भागों से स्थल की ओर हवाएं चलने लगती है। इसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। इसके विपरीत जाड़े में स्थल भाग उच्च दाब के केंद्र बन जाते हैं। अब भाई जाड़े आएंगे तो जो जमीन है वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होगी तो हाई प्रेशर के क्षेत्र बन जाएंगे अपेक्षाकृत। सागरीय भाग लो प्रेशर के क्षेत्र रहेंगे। पानी अपेक्षाकृत देर में क्या होता है, मतलब जमीन ज्यादा ठंडी होगी पानी की अपेक्षा, तो पानी में क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। परिणाम स्वरूप स्थल से जल की ओर हवाएं चलने लगती हैं, जिसे शीतकालीन मानसून, भारत में उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है जी, आगे। अब ग्रीष्मकालीन मानसून 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। वो डेट मैंने इसीलिए लिखवाई, 21 मार्च को 0 डिग्री इक्वेटर पर चमक रहा था। 21 मार्च से हमने बोला उत्तरायण हो गया जी, सूरज क्या हो गया, उत्तरायण हो गया। मतलब अब वो सूरज की जो किरणें 90 डिग्री के एंगल पर पड़ती हैं, धीरे 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 0 से 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, और एक दिन क्या 23.5 डिग्री पर, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य सीधा चमकने लगता है। परिणाम स्वरूप सर्वाधिक सौरिक ऊर्जा मिलने लगती है। भाई जहां पे सूर्य की किरणें 90 डिग्री के एंगल पर पड़ेंगी वहां पे सबसे ज्यादा क्या होगा, सूर्यातप, इंसोलेशन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सूर्यातप मतलब इंसोलेशन। इतना क्लियर हो गया। अब इंसोलेशन प्राप्त होगा तो क्या होगा, वो लो प्रेशर के क्षेत्र बनेंगे। क्या बनेंगे। अब आप लोग तो उत्तराखंड में रह रहे हो, कभी छत्तीसगढ़ में जाना, ठीक है, कितनी तारीख को, हाँ जी 21 जून को जाना। 21 जून ही है भाई, 21 जून को जाना, तब देखना। या किसी भी राज्य में जाना, बीच वाले राज्यों में जाना, समुद्र तटीय राज्यों में मत जाना। मतलब जो सागर के तट पर है वहां समकारी प्रभाव की वजह से उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बीच में जो जमीन, देश के बीच के वाले जो राज्य हैं वहां पर जाना, और वहां पर जाकर देखना कि क्या होता है ना। ऑफिस के टाइम चेंज करने पड़ जाते हैं, इतनी गर्मी पड़ती है। अब मैंने कहा कि सीधा चमकने लगता है, परिणाम स्वरूप सर्वाधिक इंसोलेशन मिलने लगती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा होता है। 21 जून को आप कर्क रेखा पर खड़े होना, आपकी वो ही नहीं बनेगी, क्या बोलते हैं, परछाई नहीं बनेगी। कारण क्या है, क्योंकि सिर के ऊपर चमक रहा है आपको कौन, सूरज। 90 डिग्री का एंगल पड़ रहा है किस पर, कर्क रेखा पर। क्लियर हो गया। यह सबसे छोटी, अगर बनेगी भी तो सबसे छोटी छाया बनेगी। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा होता है। अत्यधिक तापमान के कारण एशिया पर न्यून वायुदाब बन जाता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध मतलब सदर्न हेमिस्फीयर, पृथ्वी 2 गोले हैं ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल के कारण, भाई जब यहां गर्मी चल रही है ना, तो नीचे वाले पार्ट में क्या है, ठंड चल रही है। कारण क्या है, सूर्य उत्तरायण हो रखा है। सारी गर्मी जो है वो कहां है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या चल रहा है, शीतकाल चल रहा है, के कारण दक्षिणी हिंद महासागर तथा उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास उच्च दाब विकसित हो जाता है, हाई प्रेशर विकसित हो जाता है। इसी तरह जापान के दक्षिण में प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन में उच्च दाब बन जाता है। परिणाम स्वरूप उच्च दाब वाले क्षेत्रों से, ये तो नियम है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करेगी, हवाएं चलेंगी। स्थलीय भागों की ओर हवाएं चलने लगती हैं। सागरों के ऊपर से आने के कारण नमी की लदी आर्द्रता ग्रहण करती हैं। ये हवाएं क्या करती हैं, जब सागरों के ऊपर से चलती हैं आर्द्रता ग्रहण करती हैं। आर्द्रता ग्रहण करने के बाद क्या होते हैं, बादल बनते हैं। वही बादल क्या होते हैं, ये हवाएं पर्याप्त वृष्टि प्रदान करती है। वृष्टि मतलब बारिश, अतिवृष्टि, अनावृष्टि सुना होगा आपने,
जब ज्यादा बारिश हो जाती है हम बोलते हैं अतिवृष्टि हो गई है, जब नहीं होती तब हम क्या बोलते हैं, अनावृष्टि, है ना। तो सागरों के ऊपर आने के कारण नमी से लदी ये हवाएं पर्याप्त वृष्टि प्रदान करती है। जब निम्न दाब क्षेत्र अधिक सक्रिय हो जाते हैं, लो प्रेशर वाले क्षेत्र अधिक सक्रिय हो जाते हैं, तो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवा भी भूमध्य रेखा को पार करके फेरल के नियम अनुसार, जो मैंने कहानी बताई, भूमध्य रेखा को पार करने पर क्या बन जाती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं से मिल जाती है। इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। बताया था मैंने, ITCZ खिसक गया और जो आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो पार कर गई 0 डिग्री इक्वेटर को। जैसे ही पार की, फेरल का नियम, फेरल कोई परमपिता ब्रह्मा नहीं है कि उनका नियम लगे, हवाओं पर नियम लग रहा था पहले से, फेरल ने बताया कि ये नियम होता है। इतना समझ में आ गया। तो हम लिखते हैं ऐसे कि फेरल के नियम अनुसार वो फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है, और जब दाहिनी ओर मुड़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। ठीक। भारत पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं हो जाती हैं। बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो कि देश के पूर्वी तथा मध्य उत्तरी भाग को प्रभावित करती है। मैप में देखते रहिए, क्योंकि इसीलिए मैंने मैप से स्टार्ट कराया, आपको मैप रीडिंग कराई पहले, उसके बाद अब आप समझ गए होंगे कि देश के पूर्वी तथा मध्य उत्तरी भाग को प्रभावित करती है। दूसरी अरब सागर की शाखा, जो देश के दक्षिणी पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी एवं मध्यवर्ती भाग को प्रभावित करती है। यह छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना आपने कि अरब सागर वाली शाखा किसको प्रभावित कर रही है, हिंद महासागर वाली शाखा किसको प्रभावित कर रही है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे। अब शीतकालीन मानसून क्या है? शीतकालीन मानसून। शीतकाल में 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। भाई 22 दिसंबर को ही चमकता है। मकर मतलब कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। क्या बोल रहे हैं? कैप्रिकॉन बोल रहे हैं, सोना नहीं है भाई। आज भले ही इस चीज की महत्ता ना पता हो, लेकिन आने वाले समय में आप याद करोगे कि हाँ समझाया तो था, हमारी समझ विकसित नहीं हो पाई। शीतकाल में 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है। क्या होता है भाई? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमक रहा तो सदर्न हेमिस्फीयर पे चमक रहा ना। तो अब नीचे गर्मी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग रही है, ऊपर ठंड हो रही है। ठंड हो रही है, हम किस में हैं अभी? अक्टूबर में। अभी होने लग गई तो दिसंबर में क्या होगा? आप सब लोग जैकेट और स्वेटर्स पहन के आ रखे होंगे। इसका मतलब क्या है कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो। लेकिन अच्छा, 25 दिसंबर को फोन करना ऑस्ट्रेलिया में कोई होगा तो वो बताएगा आपको क्या कि कितनी गर्मी हो रही है। फिर उनसे पूछना, सेंटा क्लॉज की जो गाड़ी है उसको तो रेंडियर खींचते हैं, आपके यहाँ तो बर्फ ही नहीं पड़ती, फिर कैसे आ रहे सेंटा क्लॉज गिफ्ट लेके? भाई एक बार IAS में क्वेश्चन पूछा ना कि सेंटा क्लॉज की गाड़ी को कौन खींचते हैं। कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछते थे। बड़े क्या बोले, अब बड़ा अत्याचार हुआ ना, तो पता चला रेनडियर खींचते हैं। ठीक है। अब 25 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में तो गर्मी हो रही है भाई, और क्रिश्चियन जो लोग हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में भी रहते हैं, सेंटा क्लॉज वहां भी आते हैं, न्यूजीलैंड में भी होते हैं। तो चलो न्यूजीलैंड तो एक बार के लिए क्या हो गया, हायर लैटिट्यूड हो गया नीचे, वहां हो सकता है ठंड हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो बर्फ पड़ती नहीं वहां पर, ना कोई ज्वालामुखी है ना कोई बर्फ पड़ती है, फिर कैसे आएंगे वहां पर? मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, है ना। इसका मतलब ये है कि जो क्रिश्चियन धर्म है वो ऐसे स्थानों पर पैदा हुआ जहां ठंड होती है, बाद में वो दुनिया के अन्य देशों में क्या हुआ, गया, परंपराएं वैसी रही, है ना। चलो जी, जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल के कारण ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में यानी भूमध्य रेखा के दक्षिण में निम्न दाब बन जाते हैं, जिस कारण स्थलीय भाग से आगे चेतक बनो भाई, सागर की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इसे उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है भारत में, तथा स्थल की ओर से आने के कारण ये हवाएं शुष्क होने से वर्षा प्रदान करने में असमर्थ होती है। थोड़ा बहुत जहां पर वो माना बंगाल की खाड़ी के ऊपर से अगर आ रही होंगी तो थोड़ा बहुत आर्द्रता ग्रहण करके विंटर रेनफॉल करती हैं। कहां पर? तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में।
कहां पर, कहां तक पहुंचे हम, उत्तर पूर्वी मानसून कहता था स्थल की ओर से असमर्थ होती। इस तरह से तापीय संकल्पना के अनुसार दोनों मानसून, ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति तापीय अंतर, तापीय संकल्पना क्यों कह रहे हैं हम, तापीय अंतर तथा उससे जनित वायु दाब में अंतर के कारण बताई गई है। टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस हो रहा है, और उसकी वजह से कि ये क्या हो रहा है, मानसून की उत्पत्ति, मतलब मानसून आ रहा है इस वजह से। क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल, डायग्राम होगा, दिखाइए, ये देख लीजिए, विंटर मानसून वाला एरो देख लीजिए। मैंने आपको बता दिया, उत्तराखंड पीसीएस के जो पेपर देने वाले लोग हैं उनको बता दिया मैंने पहले कि जगह नहीं होती है हमारे यहाँ। क्या होता है, क्वेश्चन लिखा होता है, नीचे जगह दी हुई होती है, उतनी जगह में अपना क्वेश्चन 250 सब समाप्त करने होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल साइज में लिखता है उसका थोड़ा बहुत स्पेस बच जाता है, तो उस स्पेस का प्रयोग करते हुए छोटे छोटे चित्र जरूर बनाएं, भारत भारत जैसा ही लगे। ठीक है, देशद्रोही मत बन जाना, जब जम्मू कश्मीर को लेंगे तो पूरा लेना, अक्साई चीन और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ बनाना, क्योंकि कुछ लोग इसमें उस तरह के चित्र दिखा रहे हैं जिसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन नहीं है। ठीक है, तो अधिकारी बनते हुए देशद्रोह का मामला ना हो जाए आप पर, इसलिए भारत का जब चित्र बनाएंगे तो पूरा बनाना, क्या, अक्साई चीन, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और छोटा चित्र बना के एरो ही तो बनाना है। आपने लिखना नॉर्थ ईस्ट मानसून, यहां पे लिखना आपने साउथ वेस्ट मानसून। देख लो कैसे जाता है, देख लो ना कैसे जा रहा है, मेघालय में दिख रहा है, मेघालय की तरफ जाते हुए। क्लियर हुआ? ठीक है जी, अब आगे बढ़ो। अगर 30% भी समझ में आ रहा है नए बच्चों के, तो समझ लेना कि आपका जो मस्तिष्क है वो ठीक है, और अगर 10% से कम आ रहा है तो फिर तो कुछ करना पड़ेगा, ब्राह्मी खिलानी पड़ेगी आपको। गतिक संकल्पना, डायनेमिक कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट, डायनेमिक कंसेप्ट। फ्लॉन महोदय ने मानसून की उत्पत्ति का कारण गतिक मानते हुए विवेचित करते हैं कि हवा का ऊपर उठना, नीचे बैठना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, घूर्णन समझते हैं, अपनी एक्सिस पर जो घूमती है, सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्ष में परिभ्रमण, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में, अंडाकार पता नहीं क्यों बोल रहा है ये, इलिप्टिकल पाथ में क्या कर रही है, घूम रही है। केपलर के नियम भी पढ़े होंगे, साइंस वालों ने पढ़े हैं, तो क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं उसको। ठीक है, कक्ष में परिभ्रमण, कोरियोलिसिस बल, ये साइंस वालों को पता होगा कि क्या होता है कोरियोलिसिस बल। ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण आदि के कारण वायुदाब तथा हवाओं की पेटियों में खिसकाव होता है। ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण, ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण। अभी फिर मैंने कहा नहीं, शुरू में जेट स्ट्रीम के बारे में भी नहीं पता था, बाद में जेट स्ट्रीम का भी कंसेप्ट आया कि भाई मानसून के प्रस्फोट के लिए क्या होती हैं, जेट स्ट्रीम भी जिम्मेदार होती हैं। और जेट स्ट्रीम क्या होती हैं, ऊपर चलती हैं, आपके ट्रोपोस्फीयर में ऊपर चलती हैं, बहुत ज्यादा उनकी गति होती है उन हवाओं की, बहुत ठंडी होती है। ठीक है, बैठती भी हैं वो कहीं पर, है ना, उसकी वजह का उसकी वजह से भी प्रभाव पड़ता है किस पर, तो जेट स्ट्रीम का एक अलग चैप्टर पढ़ना है हमने। ठीक है, फलतः भूमध्य रेखा के पास व्यापारिक पवनों के मिलने से अभिसरण, कन्वर्जेंस, फलतः भूमध्य रेखा के पास व्यापारिक पवनों के मिलने से अभिसरण यानी कन्वर्जेंस, जब मिलती हैं हवाएं ना आपस में तो क्या बोले, कन्वर्ज हो रही है, क्या हो रही है, कन्वर्जेंस का आविर्भाव होता है। इसे अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, मैंने कहा था ना आपको ITCZ खिसक रहा है, उसको फुल फॉर्म होती है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, समझ में आया। तथा दक्षिणी सीमा को SITCZ यानी साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, कहां गया हो, बड़ा परेशान कर रखा है इन लोगों ने, ऊपर नीचे करते रहते, आंखें खराब हो गई भाई मेरी। SITCZ कहते हैं, बुरा मत मानना मेरी बात का, नहीं पता चला आपने करना ही छोड़ दिया। ITCZ के मध्य
डोलड्रम की मेखला होती है। कि किसकी मेखला? डोलड्रम समझ में आ गया, इसीलिए बनाया था मैंने डायग्राम। डोलड्रम की मेखला होती है जिससे विषुवत रेखीय पछुआ हवाएं चलती हैं। ये हवाएं उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के मिलने से उत्पन्न होती हैं। साविंदर सिंह पढ़ लीजिए या माजिद हुसैन पढ़ लीजिए, है ना, जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं जो ऑथेंटिक लेखक होते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि माजिद हुसैन और क्या बोलते हैं साविंदर सिंह जैसा कोई लिखता है। ठीक है, नए बच्चों ने भी क्या किए हैं, अपनी किताबें निकाली हैं, उन्हीं के क्या हैं वो शिष्य हैं एक तरह से। मतलब उनको पढ़कर फिर उन्होंने उसको आसान बनाने का प्रयास किया, नई बुक्स आई, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस जब बढ़ा तो उन्होंने कहा आसान कैसे किया जाए, तो उसको और आसान करने का प्रयास किया। बस जो लोग 12वीं के बाद तैयारी शुरू कर रहे हैं वो आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए, काफ़ी कुछ क्लियर होगा आपका, है ना। और सब्जेक्ट भी लीजिए, अभी सब्जेक्ट है यूपीएससी में ऑप्शनल जिसको बोलते हैं। अगर ज्योग्राफी लेंगे मैथ्स जैसे नंबर मिलते हैं। कैसे? जैसे मैथ्स में नंबर मिलता है ना, वैसे ज्योग्राफी में मिलता है। चलो आगे। जिनकी याद करने की क्षमताएं ज़्यादा हैं वो इतिहास लें, विश्लेषण और याद करने की क्षमताएं ज़्यादा हैं वो इतिहास लो, पॉलिटी लो, क्योंकि पॉलिटी का फर्स्ट पेपर क्या होगा आपका? सब थिंकर से याद करना पड़ेगा, इसने ऐसा कहा उसने वैसा कहा, पबमेड ले लो, है ना। पीसीएस में नहीं है सब्जेक्ट, पीसीएस में 7 पेपर होते हैं सारे सब्जेक्ट, नाम उनका जीएस रख दिया। क्या रख दिया? GS1, GS2, GS3, GS4 सब डाल दिया। ये नहीं देखा कि नया राज्य है, ये नहीं देखा कि भाई भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, बहुत विषम है, पढ़ाई का स्तर उतना अच्छा नहीं है। आपने क्या कर दिया, इतना बड़ा सिलेबस थोप दिया बच्चों पर कि क्या हुआ, मैदानी भाग के लोग ही क्या हुए, जो लोग मैदानी भागों में, जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूटों तक पहुंचे वही लोग निकले। वो बेचारा जो ऊपर बैठा हुआ है पहाड़ पर, है ना, जो बहुत काम कर रहा है, या वो बालिका जो धारे पनेरों से पानी भी भर रही है, जो क्या कर रही है, पशुओं को भी चारा दे रही है, घर का काम भी देख रही है, खेती बाड़ी भी देख रही है, लकड़ी भी ला रही है, उसका कुछ नहीं हो पाया। ये समस्या है। इतना बड़ा सिलेबस अगर आपने थोप नहीं था तो उत्तराखंड का अलग पेपर जैसे योगी जी ने कर दिया। कुछ वैसा करो ना। आपने तो आमंत्रित कर दिया किसको? जो आईएएस में नहीं निकले, जो पीसीएस में कहीं नहीं निकले, यूपी में नहीं निकले, बिहार में नहीं निकले, उनको सबको आपने आमंत्रित, आओ। अब कर सकते नहीं क्योंकि आर्टिकल 16 है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो अब उनके साथ टक्कर ले पाएगा क्या उत्तराखंड का बच्चा? नहीं ले पाएगा, वहां दिक्कत हो गई। प्रश्न भी आपने स्टार्टिंग में ऐसे पूछे कि गंगा नाम कहां से पड़ता है, वो मुझे भी पता है, उत्तराखंड के व्यक्ति को, वो कन्याकुमारी में जो बैठा उसको भी पता है कि गंगा नाम देवप्रयाग से होता है। सीखा नहीं इन्होंने अदर स्टेट से। चलो, ये हवाएं उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के मिलने से उत्पन्न होती है। ध्यातव्य है कि सूर्य की उत्तरायण स्थिति के समय NITZ खिसक कर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, मैंने कहा वो ITCZ बताया था मैंने, वो खिसक गया कहाँ, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत हो जाती है, जिसके अंतर्गत दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया आ जाता है। इन भागों पर डोलड्रम की विषुवत रेखीय पछुआ हवाएं स्थापित हो जाती हैं, जो कि गर्मी की दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं होती हैं। इस NITC के साथ अनेक वायुमंडलीय तूफान चक्रवातों का आविर्भाव हो जाता है, जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। जाड़े की मानसून दक्षिणी गोलार्ध में स्थित निम्न दाब के कारण उत्पन्न नहीं होती है। वास्तव में वायु की मेखलाओं के दक्षिण की ओर खिसकने से उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की पुनर्व्यवस्था हो जाती है। सूर्य के दक्षिणायन होने पर दक्षिणी पूर्वी एशिया में NITZ हट जाती है और उस पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं का स्वाभाविक विस्तार हो जाता है। यही जाड़े की मानसून हवाएं होती हैं। दरअसल मैंने एक बार पढ़ लिया, अगर आप इस चीज को पढ़ते हुए उसको बार बार देखेंगे आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि डायग्राम बनाइए और उसको देख देख कर लिखिए। ये इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रटने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट को समझिए कि हो क्या रहा है। सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन का खेल है। किसका खेल है? सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन का खेल है, और ITCZ का खेल है पूरा, है ना, और व्यापारिक हवाओं का खेल है ना।
नवीन शोधों के आधार पर भारतीय मानसून की उत्पत्ति तथा क्रियाविधि मैकेनिज्म के संबंध में अधोलिखित तथ्य प्रस्तुत किए गए यथा एशिया के वृहद स्थलीय भाग तथा हिंद महासागर के जलीय भाग के ऊष्मन हीटिंग एवं शीतलन यानी कूलिंग में विभिन्नताएं। एशिया के वृहद स्थलीय भाग और हिंद महासागर के जलीय भाग के ऊष्मन एवं शीतलन में विभिन्नताएं। इनके ऊष्मन और शीतलन में क्या है, विभिन्नता पाई जाती है। नए जो शोध हुए हैं, परिध्रुवीय भंवर सरकम पोलर वर्ल्स, सरकम पोलर। तीसरा, क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम का संचरण। ये क्या करना है, ये आपको नंबर खिंचवाएगी। भले ही ऊपर कम लिख देना, इनका उल्लेख जरूर करना क्योंकि ये नए शोध हैं। क्या लिखा उसने, ऊपर कीजिए, नवीन शोध। आप जब उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे ना भारतीय मानसून को, ऊपर वाला अगर कम भी करें, मैंने कहा नहीं 250 शब्दों में समझाना है। अब कैसे समझाएं, तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बना के देते हो, लेकिन इनका उल्लेख जरूर करना कि नवीन शोधों से पता चला मानसून सिर्फ वही नहीं है, गतिक और तापजन्य नहीं है, इनका भी योगदान होता है मानसून में। किसका, कि वृहद स्थलीय भाग एशिया का जो है और हिंद महासागर का जलीय भाग है, उसके ऊष्मन और शीतलन में विभिन्नताएं हैं। परिध्रुवीय भंवर सरकम पोलर वर्ल्स, ये मैं समझाऊंगा आपको। क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम का संचरण, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ऊपर जेट स्ट्रीम चलती हैं, उनका भी प्रभाव किस पर पड़ता है, कैसे पड़ता है, ये जेट स्ट्रीम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और हिमालय तथा तिब्बत पठार का अवरोध, यानी मैकेनिकल बैरियर्स के रूप में या उच्च तलीय ऊष्मा के स्रोत के रूप में भूमिका। आगे दिखाइए। अल नीनो दक्षिणी दोलन, दक्षिणी दोलन कल हम पढ़ चुके हैं कि हिंद महासागर में जब क्या होता है, लो प्रेशर होता है तो पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर होता है, जब पैसिफिक में उल्टा होता है तो मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दक्षिणी दोलन। अल नीनो दक्षिणी दोलन परिघटना का प्रभाव भी होता है। अगर ये 5 चीजें आपने लिख दी तो जो कॉपी मूल्यांकन करने वाले जो शिक्षक होंगे वो ये 100% ये समझ जाएंगे कि आप नवीन शोधों से भी क्या हैं, परिचित हैं, आप पुराने पैटर्न पर ही नहीं चल रहे। इन 5 चीजों का उल्लेख करना है, इतना जगह नहीं होती कि इनको एक्सप्लेन किया जाए, पहले बता रहा हूं। 250 शब्दों में इन सबको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, अगर फिर अलग से शॉर्ट नोट पूछा तो इनको सबको अलग अलग एक्सप्लेन करना क्या कीजिए, सीखिए। 50 शब्दों में सीखिए, 125 शब्दों में सीखिए, 20 शब्दों में सीखिए। अगर दक्षिणी दोलन उसने बोला है तो 20 शब्द में भी लिखो और 50 में भी लिखो, 125 में भी लिखो। अल नीनो 20 शब्द में पूछेगा आपसे, अल नीनो ला नीनो 20 शब्द में भी सीखो, 50 में भी सीखो, 125 में भी सीखो। अल नीनो इफेक्ट अगर बड़ा क्वेश्चन बना दिया उसने भारतीय मानसून पर तो उसको भी सीखो 250 शब्दों में। कोई बहुत बड़ा काम थोड़ा है यार, काम तो बनने के बाद करना है आपने। कुछ लोग बोल रहे हैं टेंशन हो गई जी, टेंशन अभी नहीं है भाई। जब ज्वाइन करोगे उसके बाद जो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी और जब डिसीजन मेकिंग आपकी देखी जाएगी, वहां पर आपको टेंशन होगी। जब सब कुछ आप पर होगा, अगर आपका एक गलत डिसीजन क्या कर सकता है, सब गड़बड़ कर सकता है, तो वहां पर टेंशन होती है। ये तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ, बस पढ़ना है और कंसेप्ट को समझना है, लिखना है। प्री है क्या, प्री गोली तो मारने खाली, 4 ऑप्शन है, पढ़ा हुआ है तो आपकी समझ में आ जाएगा ये आंसर है इसका। इतना आसान बना के दे रखा, फिर भी उसको कठिन बना रहे। नवीन शोधों के पूर्व भारतीय मानसून की उत्पत्ति तथा क्रियाविधि का संबंध मात्र धरातलीय पवन संचरण, मात्र धरातलीय पवन संचरण को हाईलाइट कीजिए, तथा तापजन्य उच्च एवं निम्न दाब से जोड़ा जाता रहा है, परंतु क्षोभ मंडल के मध्य तथा ऊपरी भाग में पवन संचरण के अध्ययन से ज्ञात होता है, जेट स्ट्रीम आगे ज्ञात होता है कि मानसून एक जटिल पवन परिसंचरण तंत्र है। मानसून खाली ये नहीं है कि लो प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर बन गया और बस चल दी हवाएं और क्या हो गया। एक जटिल क्या है, पवन परिसंचरण तंत्र है मानसून। क्लियर हो गया? ये तो हो गया, मगर कितना बचा है इसमें? हाँ जी, ये परिध्रुवीय भंवर, तो परिध्रुवीय भंवर बता देता हूं मैं, जेट स्ट्रीम को अलग से समझाऊंगा आगे। परिध्रुवीय भंवर सरकम पोलर वर्ल्स कितना बड़ा है? ध्रुवों के ऊपर आर्कटिक वृत्त में धरातल पर वायु के ऊपर नीचे उतरने तथा बैठने के कारण उच्च वायु दाब बनता है। कहीं पर उच्च वायु दाब दिख रहा है आपको वहां पर?
उच्च वायुदाब बनता है, जबकि ऊपर यानी क्षोभ मंडल में इस धरातलीय उच्च वायुदाब के ऊपर उच्च तलीय निम्न वायुदाब बनता है। इस प्रकार ध्रुवों के ऊपर चलिए, ध्रुवों के ऊपर उच्च तलीय परिध्रुवीय भंवर सरकम पोलर बल का निर्माण होता है, जिस कारण चक्रवातीय क्रम में हवाएं चक्राकार रूप में प्रवाहित होती है। ज्ञातव्य है कि उत्तरी गोलार्ध के शीतकालीन मौसम में दीर्घ जाड़े की रात के कारण ऊपर स्थित वायु अत्यधिक ठंडी होकर भारी हो जाती है तथा आर्कटिक क्षेत्र में नीचे बैठती है। आर्कटिक क्षेत्र तो पता है ना आपको, नीचे बैठती है, जिस कारण धरातल पर उच्च दाब बन जाता है। दिख ही रहा है पोल्स में आपका हाई प्रेशर। जबकि ऊपर से नीचे वायु के सरकने के कारण वायुमंडल के ऊपरी भाग में यानी क्षोभ मंडल में धरातलीय उच्च दाब के ऊपर निम्न दाब, क्योंकि ऊपर की वायु क्या हो गई, नीचे बैठ गई, तो वहां ऊपर क्या बन गया, निम्न दाब बन जाता है। इस उच्च तलीय निम्न दाब के चारों ओर हवा चक्रवातीय क्रम में भीतर के रूप में प्रवाहित होती है। एशिया के ऊपर इसकी दशा सामान्य रूप से पश्चिम से पूरब होती है। इस उच्च तलीय पवन संचरण के भूमध्य रेखा की ओर वाले भाग को जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने कहा कुछ नहीं देखना है, आपने पोल्स पर जाना है, देखना है कि नीचे हाई प्रेशर बन गया क्योंकि हवाएं बैठ रही हैं, ऊपर लो प्रेशर बन गया, फिर उन हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से क्या हुआ, उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। चक्रवातीय क्रम के भीतर के रूप में प्रवाहित होती हैं। लिखना आ जाएगा, एक रीडिंग से नहीं होगा, पहले ही बता दूं, कम से कम 8-10 रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना कीजिए, फिर जेट स्ट्रीम बता दो।